नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 12। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 11 भाग आपके बीच क्रमवार रूप से प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस भाग में हम 3 बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है वेवल योजना, दूसरा है शिमला सम्मेलन और तीसरा है आज़ाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस। तो वेवल योजना और शिमला सम्मेलन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। पहले लॉर्ड वेवल के द्वारा योजना प्रस्तुत की गई थी और उस वेवल योजना पर विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आगामी तिथि को प्रदर्शित किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए मेरे इस चैनल पर जो वीडियो प्रदर्शित की जाती हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। तो बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं हम आज की वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 12। सबसे पहले देखिए साथियों, वेवल योजना तथा शिमला सम्मेलन की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये वेवल योजना क्या थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी। तो वेवल योजना प्रस्तुत की गई थी 14 जून 1945 को। भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा ये योजना प्रस्तुत की गई थी, इसी वजह से इस योजना का नाम पड़ा है वेवल योजना। अब परीक्षा की दृष्टि से मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है इस योजना के प्रावधान क्या थे, कौन कौन से प्रावधान जो हैं वो लॉर्ड वेवल के द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे। सबसे पहला है वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद जो थी उसका पुनर्गठन किए जाने की बात कही गई इस योजना में। इस योजना में कहा गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका पुनर्गठन किया जाएगा और इसमें वायसराय तथा प्रधान सेनापति, जिसको कहा जाता था कमांडर इन चीफ, के अलावा सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। अब तक क्या होता था साथियों, जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाली जो वायसराय के नेतृत्व में जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें सदस्य जो होते थे वायसराय और प्रधान सेनापति के अलावा जो थे सदस्य जो होते थे वो अंग्रेजी होते थे। एक आधा कोई सदस्य यदि भारतीय होता था तो वो अलग बात थी। बाकी इस योजना के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी जो पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालेगी, उसमें वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर जितने भी सदस्य होंगे वो सारे कौन होंगे, भारतीय होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रावधान है कार्यकारिणी परिषद में हिंदू व मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। तीसरा, सीमांत व कबायली मामलों को छोड़कर विदेशी मामले भी परिषद में भारतीयों के पास होंगे। चौथा प्रावधान है गवर्नर जनरल को जो है वो वीटो जो शक्ति थी उसको समाप्त नहीं किया गया। गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त नहीं किया गया। वीटो का तात्पर्य होता है निषेध करना या मना करना, परंतु यह आश्वासन दिया गया कि गवर्नर जनरल उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। अगला प्रावधान है युद्ध समाप्ति के बाद। युद्ध से तात्पर्य है यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला। युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। यह अंतरिम व्यवस्था नए संविधान लागू होने तक ही होगी। और लास्ट प्रावधान है भारत में ब्रिटेन के व्यापारिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एक उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो 6 प्रावधान है ये आपको ध्यान में रखने हैं। परीक्षा में यही आता है कि वेवल योजना के तहत कौन सा प्रावधान किया गया था या नहीं किया गया था। अब देखिए, इस वेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए जो है
वो शिमला में सम्मेलन आयोजित किया गया कि वेवल योजना जो प्रस्तुत की गई है इसके प्रावधानों को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। तो शिमला सम्मेलन हुआ था साथियों 24 जून से ये प्रारंभ हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक चला था ये। तो केवल वैसे बाय द वे परीक्षाओं में जो है वो केवल वर्ष ही पूछा जाता है कि शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो ये हुआ था 1945 में। वेवल योजना के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्मेलन शिमला में हुआ था, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और इस सम्मेलन में 21 भारतीय नेता शामिल थे। इस सम्मेलन में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शिमला सम्मेलन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख नेता इस सम्मेलन में उपस्थित थे वो अकाली दल के नेता थे मास्टर तारा सिंह, इसके अलावा भोलाभाई देसाई थे और लियाकत अली खां, ये प्रमुख नेता थे जो इस सम्मेलन में उपस्थित थे। अब देखिए शिमला सम्मेलन जो है वो असफल रहा। हालांकि वेवल योजना के जो प्रावधान थे ये बहुत ही अच्छे प्रावधान थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये सम्मेलन असफल रहा शिमला सम्मेलन। तो इसका कारण पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो इसका सीधा सा कारण आएगा, मुस्लिम लीग के जो नेता थे, प्रतिनिधि थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी हट के कारण ये सम्मेलन असफल रहा। तो देखो क्या हट थी ये, मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी हट की या जिद की जिसके कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। जिन्ना चाहते थे कि कार्यकारिणी में शामिल सभी मुसलमान सदस्य अनिवार्य रूप से मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत हों तथा उनमें मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। भाई ये कहाँ की बात है, कांग्रेस जो मुख्य पार्टी थी उसमें काफ़ी संख्या में मुसलमान थे और मुस्लिम लीग जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी उसमें तो कांग्रेस की तुलना में बहुत ही कम मुस्लिम थे। तो जिन्ना चाहते थे कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें जितने भी मुसलमान सदस्यों को शामिल किया जाए, उन सब का चुनाव जो है या निर्धारण जो है वो मुस्लिम लीग करेगी, ठीक है, और मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान उसमें नहीं होना चाहिए। जिन्ना मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि समझते थे। इस वजह से ये सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। कांग्रेस ने मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देने की मांग को तो मान लिया, परंतु जिन्ना की मांग नहीं मानी। अब देखिए ये जो शिमला सम्मेलन हुआ था इसका न केवल मुस्लिम लीग ने विरोध किया, इसके अलावा हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया। और हिंदू महासभा ने विरोध किया कि भारत में 25 करोड़ हिंदुओं के मुकाबले 9 करोड़ मुसलमानों को परिषद में समान प्रतिनिधित्व कैसे दिया जा सकता है। क्योंकि साथियों एक प्रावधान तो ये था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें वायसराय और प्रधान सेनापति के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो इस प्रावधान पर तो सभी दलों ने अपनी सहमति दे दी। दूसरा प्रावधान ये था कि हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर संख्या में कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस प्रावधान का हिंदू महासभा ने विरोध किया। उनका क्या तर्क था कि 25 करोड़ हिंदुओं के मुकाबले केवल 9 करोड़ ही हैं मुसलमान, तो बराबर प्रतिनिधित्व का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था इस सम्मेलन में वो किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। हम चर्चा कर चुके हैं इस बात की। तो प्रश्न आता है किसके द्वारा शिमला सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जल विभाजन वाटरशेड की संज्ञा दी गई है। तो शिमला सम्मेलन को जल विभाजन की संज्ञा दी है अबुल कलाम आज़ाद ने। शिमला सम्मेलन के बाद मुस्लिम लीग मजबूत हो गई। तो इसका कारण है कि शिमला सम्मेलन के बाद मुस्लिम लीग मजबूत क्यों हो गई। शिमला सम्मेलन में वेवल ने मुस्लिम लीग को एक प्रकार से वीटो निषेधाधिकार दे दिया था। इसका प्रयोग वह है किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव के विरुद्ध कर सकती थी, इसलिए मुस्लिम लीग मजबूत हो गई। भारत में 1945 व 1946 के चुनाव।
द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात ब्रिटेन में चर्चिल के स्थान पर लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया था और समाप्त होने के बाद में ब्रिटेन में चुनाव हुए और उन चुनावों में लेबर पार्टी की जीत हुई और चर्चिल के स्थान पर नए प्रधानमंत्री जो बने वो बने थे ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली। दिसंबर 1945 में केंद्रीय विधानमंडल आम चुनाव में कांग्रेस को 102 में से 57 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। तो केंद्रीय विधानमंडल के जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 102 में से 57 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव 1946 में प्रथम 3 महीनों में हुए। अब देखिए कौन से वो 3 प्रांत थे जिनको छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। वो प्रांत थे बंगाल, सिंध और पंजाब। ये आपको ध्यान में रखना है। बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर अन्य प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला, परंतु मुस्लिम लीग इन दोनों प्रांतों को पाकिस्तान का हिस्सा बता रही थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार पार्टी ने मंत्रिमंडल बनाया। खुदाई खिदमतगार कांग्रेस का ही हिस्सा थी साथियों। मुस्लिम लीग को बंगाल व सिंध में बहुमत प्राप्त हुआ। यह आपको ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध प्रांत में बहुमत प्राप्त हुआ था। पंजाब में यूनियनवादी कांग्रेस व अकाली गठबंधन ने खिज्र हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई। तो खिज्र हयात खां के नेतृत्व में पंजाब में यूनियनवादी कांग्रेस और अकाली गठबंधन ने सरकार बनाई। हालांकि पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग ही थी, किंतु स्पष्ट बहुमत से दूर थी मुस्लिम लीग पार्टी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो है सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज। देखिए साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया था। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गायब हो गए और काबुल होते हुए कहाँ पहुँच गए? रूस पहुँच गए। किसी भी फैक्ट से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से एक मौलवी के वेश में गोमेह पहुँचे। गोमेह से एक बीमा एजेंट के रूप में सुभाष चंद्र बोस पेशावर पहुँच गए। पेशावर से जियाउद्दीन पठान के नाम से ये पहुँचे काबुल, और काबुल से सुभाष चंद्र बोस ओरलैंडो मेसोटा के नाम से, इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए। तो ये नाम कई बार पूछ लिया जाता है, किस नाम से ये रूस गए थे? तो ओरलैंडो मेसोटा नामक इटालियन नाम से सुभाष चंद्र बोस पासपोर्ट लेकर कहाँ गए? रूस चले गए। काबुल से मॉस्को व बर्लिन की यात्रा इसी इटालियन पासपोर्ट की है। जून 1941 में जब रूस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था तो रूस जो था वो मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। यह आपको ध्यान में रखना है कि जब जून 1941 में रूस पर जो है जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था तो रूस जो है उसने मित्र राष्ट्रों का गुट ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गया। इसी कारणवश सुभाष चंद्र बोस को जो है वो रूस को छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? जर्मनी जाना पड़ा। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से भेंट की और भारतीय आज़ादी की लड़ाई में हिटलर से इन्होंने क्या मांगा? सहयोग मांगा। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, जर्मनी में ही भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। तो जर्मनी में जो भारतीय लोग थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। हालांकि कुछ पाठ्य पुस्तकों में ये भी आता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दी गई थी। अगर बाई चांस आपकी परीक्षा में आ जाए कि किस व्यक्ति के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई,
और उसमें महान शख्सियतों के नाम आ जाएं 4, तो आप हिटलर उत्तर कर सकते हैं। बाकी इसका सही जवाब यही है कि जर्मनी में जो भारतीय लोग थे उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर या फ्री इंडिया स्टेट की स्थापना कहाँ की? तो जर्मनी में की। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार नारा दिया था जय हिंद का नारा। तो जय हिंद का जो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था वो कहाँ दिया था? तो वो दिया था जर्मनी में। फरवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की यू बोट पनडुब्बी से जर्मनी से जापान की ओर रवाना हुए। तो यू बोट पनडुब्बी से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान की ओर रवाना हो गए। और सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में मत्सुदा नाम से जापान पहुँचे। तो किस नाम से जापान पहुँचे? मत्सुदा नाम से। साथियों, क्रमबद्ध रूप से सारी जानकारी मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपने ये सारी जानकारियाँ पढ़ ली हैं, अच्छी तरह से अपने जहन में उतार ली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित गलत होगा। अगर जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों साथियों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि भविष्य में जितनी भी वीडियो मेरे द्वारा प्रदर्शित की जाएं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जून 1943 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का बैंकॉक में सम्मेलन बुलाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सम्मेलन कहाँ बुलाया गया, किसकी अध्यक्षता में बुलाया गया, कब बुलाया गया? तो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में बुलाया गया था, बैंकॉक में बुलाया गया जून 1943 में। और ये जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को लीग तथा आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया था। तो जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस को लीग तथा आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया। अब देखिए, इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझने हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब तथा किसने की? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है वो टोक्यो में हुई थी मार्च 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो देखिए, यहाँ आज़ाद हिंद फौज देखते ही आप लोग ऑप्शन में कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस, जबकि यह सही नहीं है। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ये ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी थे, कैप्टन मोहन सिंह। इन्होंने की थी सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। जब इन्हें सफलता नहीं मिली आज़ाद हिंद फौज के सफल गठन के लिए, तब आगे चलकर इसका दायित्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर फुजीवारा के प्रोत्साहन से मलाया में 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो जापानी मेजर थे फुजीवारा, इनके प्रोत्साहन से मलाया में जो है वो कैप्टन मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इस फौज में ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सैनिक थे जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस फौज में कौन थे? ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सैनिक थे जिन्होंने जापान के समक्ष क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। तो 4 जुलाई 1943 को जो है आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है वो किसके हाथों में आ गई? सुभाष चंद्र बोस के हाथों में। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इंडियन नेवल एकेडमी जो थी आज़ाद हिंद फौज, इसके सेनापति बने। और इसी समय इन्होंने एक नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा। तो दिल्ली चलो नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो वो किया था सिंगापुर में। और सिंगापुर के अलावा रंगून में भी अस्थायी सरकार का मुख्यालय बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। सिंगापुर के अलावा म्यांमार की राजधानी रंगून में भी अस्थायी सरकार का मुख्यालय बनाया गया।
जापान, जर्मनी तथा धुरी राष्ट्रों ने अस्थायी सरकार को मान्यता दी थी। अब देखिए, अस्थायी सरकार में वित्त मंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया था एस.सी. चटर्जी को। ये प्रमुख मंत्री हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अस्थायी जो सरकार बनाई गई थी उसमें वित्त मंत्री का चार्ज जो है वो दिया गया था एस.सी. चटर्जी को। प्रचार मंत्री जो थे वो M.A. अय्यर थे, और महिलाओं के मामलों से संबंधित मंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया था लक्ष्मी स्वामीनाथन को। अब देखिए साथियों, आज़ाद हिंद फौज में कुल ब्रिगेड, आज़ाद हिंद फौज में कुल ब्रिगेडों की संख्या थी 4। 4 में से 3 जो ब्रिगेड थी वो तो थी पुरुष ब्रिगेड और 1 थी महिला ब्रिगेड। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। 3 जो पुरुष ब्रिगेड थी उनका नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। तो गांधी, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के नाम से थी ये 3 पुरुष ब्रिगेड। और एकमात्र जो महिला ब्रिगेड थी वो किसके नाम पर थी? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, जिसको नाम दिया गया था रानी झांसी रेजिमेंट। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है जो उन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में सैनिकों से आह्वान करते हुए ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान व निकोबार द्वीप को जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। तो 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जीतकर जो है वो आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम क्या रखा? वेरी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम रखा शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम रखा था इन्होंने स्वराज द्वीप। ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय सीमा पार करके भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण के द्वारा, अच्छी तरह सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण द्वारा महात्मा गांधी से भारतीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध हेतु आशीर्वाद मांगा। इस प्रसारण में ही सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की ये उपाधि है राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, वो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन भारत बर्मा सीमा पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में जापानी सेना के साथ बर्मा भेजी गई? तो ये भेजी गई थी कैप्टन शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में। देख लीजिए अच्छी तरह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने रंगून पर पुनः अधिकार कर लिया, अतः आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने जो है रंगून पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार किसने कहा है? तो भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहकर सुभाष चंद्र बोस को किसने संबोधित किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये तथ्य पूरी तरह से अभी तक सुलझाई में नहीं आया है, और इसके लिए जो है वो कई आयोग भी भारत सरकार के द्वारा समय समय पर गठित किए जा चुके हैं, जिसमें मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। और मुखर्जी आयोग ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस तिथि को या इस तिथि के 1 माह पहले या बाद में ताइवान में कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई। तो हवाई दुर्घटना नहीं हुई तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। पर आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तो साथियों, ये है आज का हमारा वीडियो
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 12, जिसके अंतर्गत हमने आज़ाद हिंद फौज के बारे में विस्तार से पढ़ा है। इसके अलावा शिमला सम्मेलन के बारे में हमने जानकारियां प्राप्त की हैं। केंद्रीय विधानमंडल आम चुनाव के बारे में भी जाना और शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, तो वेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। और वेवल योजना क्या थी, इसके क्या प्रावधान थे, इसके बारे में भी हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। इसी क्रम में आगे भी आपके बीच वीडियो लगातार प्रदर्शित किए जाते रहेंगे। बस चैनल से लगातार जुड़े रहें। इससे पहले जितने भी वीडियो मेरे द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, भारतीय इतिहास से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, राजस्थान का भूगोल या राजस्थान के इतिहास से संबंधित सारे के सारे वीडियो ऐसे वीडियोज़ हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित हैं और उन टॉपिक्स में से परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी इतिहास विषय से फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना चाहते हैं, वो हमारी वीडियो से निश्चित रूप से जुड़ें। जितने भी टॉपिक्स जो वीडियो में मैंने प्रदर्शित किए हैं भारतीय इतिहास से संबंधित, वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। कहीं भी प्रश्न बाहर से नहीं जाने वाला। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के पश्चात मैं वीडियो आपके बीच प्रदर्शित करता हूं और मेरा प्रयास यही रहता है कि विद्यार्थियों को अन्यत्र कहीं नहीं भटकना पड़े। अधिक से अधिक स्पष्ट जानकारियां क्रमबद्ध रूप से उनके बीच प्रस्तुत होती रहें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मैं और अधिक मोटिवेट हो सकूं और अधिक और वीडियोस आपके बीच प्रदर्शित कर सकूं। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नियमित रूप से मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।